हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जिस टॉपिक पर हम लोग हैं वो है एग्जीक्यूटिव। क्लास 11th की जो हमारी एनसीईआरटी बुक है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका चैप्टर नंबर 4 है ये। और इस टॉपिक को आज हम लोग पार्ट 3 में इसकी बात करने वाले हैं। पिछले पार्ट पे हम लोगों ने स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं उसको लेके बात करी। हमने प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में थोड़ा सा बात करी कि 3 केसेस में जो है प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ कर सकते हैं। पहला तो यह है कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर उनको कोई एडवाइस देते हैं तो वो उसको पहली बार में रिटर्न कर सकते हैं। दूसरा है उनकी जो वीटो पावर है उसको लेकर। और तीसरी हमने बात करी कि अगर किसी भी गवर्नमेंट के पास या किसी भी पार्टी के पास अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया जा सकता है, उसको लेकर भी जो है वो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोग भी ज़रूर वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, बात हमें करनी है प्राइम मिनिस्टर एंड दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है सबसे पहले कि नो डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स इन इंडिया वुड नॉर्मली टेक प्लेस विदाउट मेंशनिंग वन ऑफिस दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, कि गवर्नमेंट की कोई भी बात है या पॉलिटिक्स की अगर कोई भी बात हो रही है इंडिया में तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जिक्र हुए बिना वो बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो कैन यू इमेजिन व्हाई दिस इज सो? क्या आप ये चीज इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी जो आप कह सकते हैं जो ऑफिस है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव, या आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव के जो रियल हेड है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, we have already seen earlier in this chapter that the president exercises his powers only on the advice of council of ministers। हमने ये बात समझी है कि प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी कार्य अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको जो भी एडवाइस देंगे वो उसके थ्रू एक्ट करेंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। देयरफॉर एज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स the prime minister becomes the most important functionary of the government in our country। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे कार्य कौन करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड हो जाते हैं पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इन अवर कंट्री में। ठीक है, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव इट इज असेंशियल दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव में या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री के पास लोकसभा की जो बहुमत है, ठीक है, लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, यानी कि लोकसभा की मेजॉरिटी का सपोर्ट होना चाहिए। दिस सपोर्ट बाय द मेजॉरिटी ऑल्सो मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल। और इस मेजॉरिटी सपोर्ट से भी प्राइम मिनिस्टर क्या हो जाते हैं? काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। द मोमेंट दिस सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इज लॉस्ट द प्राइम मिनिस्टर लूजेस द ऑफिस। ठीक है, जैसे ही ये मेजॉरिटी अगर खत्म होती है या ये मेजॉरिटी लूज होती है, प्राइम मिनिस्टर जो है अपना पद खो देते हैं। ठीक है, फॉर मेनी इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी हैड द मेजॉरिटी इन द लोकसभा एंड इट्स लीडर वुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, काफी लंबे समय तक ऐसा होता था कि कांग्रेस पार्टी के पास क्या थी? लोकसभा में मेजॉरिटी थी, बहुमत थी, और उसी के जो लीडर हुआ करते थे वो बनते थे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन 1989 के बाद यानी कि 1989 के बाद थोड़ा सा चीजें जो है वो बदली हैं। There have been many occasions when no party had majority in the Lok Sabha। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि 1989 से लेकर 1998 तक लोकसभा के इलेक्शंस 4 बार हुए हैं। ठीक है, और वो इसीलिए हुए थे क्योंकि किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी वगैरह नहीं होती थी, कोलिजन की गवर्नमेंट बनती थी, तो वहां पर फिर ये सपोर्ट लूज करने वाला जो केस था ये बहुत बार सामने आया था। ठीक है, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टुगेदर एंड फॉर्म्ड अ कोलिजन that has majority in the house। In such situations a leader who is acceptable to most partners of the coalition becomes the prime minister। ठीक है, अगर क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बन रही है तो वहां पर तो जो भी पार्टी होगी उसके जो भी लीडर होंगे वो क्या बन जाएंगे? वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन अगर कभी कोलिजन की अगर सरकार बनती है यानी कि गठबंधन की अगर सरकार बनती है
तो उस केस में फिर प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? उस केस में प्रधानमंत्री वो बनेंगे कि जो भी हमारे कोलिजन पार्टनर्स हैं, ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर 4 पार्टीज हैं, ठीक है, जैसे मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ABCD करके समझ लेते हैं। मान लीजिए ये 4 पार्टी ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है, इनकी कोलिजन की गवर्नमेंट है। अब इन 4 पार्टी के जितने भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, जितने भी मेंबर्स एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनेंगे, उनके उसमें से जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति होगा उसी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, सॉरी प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। मतलब जो उनको भी ज्यादा से ज्यादा लोग क्योंकि पसंद जो होगी, ठीक है ना। तो फॉर्मली अ लीडर हु हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि जिसके पास भी मेजॉरिटी का सपोर्ट होगा उसी को राष्ट्रपति क्या बनाएंगे? प्रधानमंत्री, ठीक। द प्राइम मिनिस्टर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हु विल बी द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से मंत्री होंगे। द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स, ठीक है। ये काम जो मंत्रालय बांटने वाला जिसको कहा जाता है, ठीक है, कि गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी, फॉरेन मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी, ये डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक। डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस द मिनिस्टर्स आर गिवन द रैंक्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक। मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर मतलब जो सबसे टॉप लेवल के मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो उनको असिस्ट करने वाले होते हैं, थोड़ा सा मतलब उससे नीचे लेवल के होते हैं, और डिप्यूटी मिनिस्टर उससे नीचे लेवल के होते हैं, ठीक है। इन द सेम मैनर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स चूज मिनिस्टर्स फ्रॉम देयर ओन पार्टी और कोलिजन। अब वही चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, पार्ट फर्स्ट में भी हम लोग ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग अपने आगे के कोर्स को लेके चलेंगे, कि हम स्टेट को और सेंटर को एक तरीके से साथ साथ पढ़ेंगे। तो यहां पर भी वही काम किया गया है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी हमें खुद एक डायरेक्शन दे रहा है कि हमें चीजें किस तरीके से पढ़नी है। अब अगर कोई ये डायरेक्शन समझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर जिस तरीके से लक्ष्मीकांत में दिया गया है कि पहले पूरा का पूरा सेंटर पढ़ ले, उसके बाद पूरा का पूरा स्टेट पढ़ ले, डबल बर्डन अपने सर पर रखते रहे, तो फिर वो उसकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी यहां पर हमें एक क्लियर डायरेक्शन दे रहा है कि हमें चीजें किस तरीके से पढ़नी है। यहां पर इसने पूरी की पूरी बात ऊपर प्राइम मिनिस्टर की करी और नीचे फिर यही चीज लिख दी कि चीफ मिनिस्टर भी ऐसा ही करते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स चूज मिनिस्टर्स फ्रॉम देयर ओन पार्टी और कोलिजन, ठीक है। तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का काम लगभग सेम हो गया, बस सिर्फ और सिर्फ अंतर किस चीज का होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनका, वही चीज हम डिफरेंस समझ लेंगे और बाकी चीजों को साथ साथ ही करते जाएंगे, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर है या अदर मिनिस्टर्स भी हैं, उनको मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट होना जरूरी है। यहां पर आप एक चीज को पहले नोट डाउन करें कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट लिखा हुआ है, लोकसभा नहीं लिखा है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं। मतलब आज की जो कंडीशन है, नरेंद्र मोदी ये तो खैर लोकसभा के मेंबर हैं, लेकिन इससे पहले मतलब इससे पहले के पहले जब 2009 या 2004 से लेकर 2014 तक में यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, वो आरएस के मेंबर थे, ही वॉज अ राज्यसभा मेंबर, ठीक है, वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे। तो ये चीज भी आप समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। आप लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन यह है कि अगर कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है, बिना किसके, विदाउट बीइंग एन एमपी हुए बिना, तो कंडीशन क्या है कि ही हैज टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 months, ठीक है। किसी को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ठीक है। मिनिस्टर किसी ऐसे व्यक्ति को ही बनाया जा सकता है जो एमपी नहीं है आज की डेट में, लेकिन उसको क्या है कि मिनिस्टर बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव लड़ना पड़ेगा किसी भी सीट से और वहां से जीतना पड़ेगा। अगर वो नहीं जीतता है तो फिर उसको अपना जो मिनिस्ट्री का पद है, जो मिनिस्टर का पद है, वो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक बात यहां पर की गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज कितना होगा, यानी कि कितने मिनिस्टर, जैसे एमपी वगैरह है या मिनिस्टर वगैरह अगर बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव पार्टी के, तो उसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया जाएगा, ठीक है। बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू एक्सजेंसीज ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। कि 1991 का जो अमेंडमेंट था उससे पहले क्या होता था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस आधार पर इस आधार पर डिसाइड किया जाता था कि कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर होंगे, कि सिचुएशन के आधार पर, ठीक है। बट दिस लेड टू वेरी लार्ज साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन उससे क्या होता था कि कभी कभी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता था।
Besides, when no party had a clear majority, there was a temptation to win over the support of the members of the parliament by giving them ministerial positions, as there was no restriction on the number of members of the council of ministers. ठीक है, तो ये चीज भी एक प्रॉब्लम थी। पहली बात तो यह कि साइज बहुत बड़ा हो जाता था, और दूसरी चीज ये भी थी कि मान लीजिए कभी किसी पार्टी के पास जब क्लियर मेजोरिटी या पूर्ण बहुमत नहीं होता था, तो आपको क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमने बात करी है कि जो गवर्नमेंट है या जो एग्जीक्यूटिव है वो कब फंक्शन करेगा, जब उसके पास लेजिस्लेचर में क्या होगा, सपोर्ट होगा मेजोरिटी का। अब कोलिशन की गवर्नमेंट में क्या है कि आप ये चाहेंगे कि अगर आप एक एक एमपी का भी सपोर्ट ले सकें, ठीक है, मतलब आप अगर जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि 200 अगर स्ट्रेंथ है तो आपके पास मेजोरिटी के लिए आपको कितना चाहिएगा, 101, ठीक है। अगर आपकी सरकार के पास, आपकी जो पार्टी है उसके पास मान लीजिए 90 सीट है, तो आपको 11 तो पहले ये चाहिए ही चाहिए यहां पहुंचने के लिए। फिर आप चाहेंगे कि मान लीजिए किसी पार्टी के अगर 2 हमें एमपी का सपोर्ट और मिल जाता है, किसी पार्टी के 3 एमपी का सपोर्ट और मिल जाता है, तो हमारा ये जो नंबर है ये स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक है। तो इन 2 और 3 को आप मनाएंगे कैसे? इन 2 और 3 को मनाने के लिए क्या किया जाता था कि इनको कोई ना कोई मिनिस्ट्री का पद दे देता था, ठीक है, कि आप अच्छा ठीक है आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल हो जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से इनसे सपोर्ट जो है वो ले लिया जाता था। तो इसकी वजह से होता क्या था कि जो साइज है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि कोई वहां पर रेस्ट्रिक्शन तो थी नहीं कि कितना हो सकता था, तो आप इन लोगों को भी क्या कर सकते थे, सपोर्ट दे सकते थे, ठीक है। और इसी तरीके की जो चीजें थी वो सेंटर में भी हो रही थी और काफी ज्यादा स्टेट्स में भी हो रही थी, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो ये 91st अमेंडमेंट आया 2003 का, उसमें क्या किया गया, एन अमेंडमेंट वॉज मेड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, कि लोकसभा के जितनी भी टोटल मेंबर्स हैं उसमें से 15% से ज्यादा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस केंद्र के केस में तो मतलब पार्लियामेंट के केस में तो ये लोकसभा हो गया, और स्टेट के केस में ये हो गया असेंबली, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा, ठीक है। 15% से ज्यादा लोकसभा के मेंबर्स और 15% से ज्यादा राज्यसभा विधानसभा के मेंबर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट नहीं बन सकते। ये आया है 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003 के बाद, ठीक है। इसके बाद इन द चैप्टर ऑफ लेजिस्लेचर यू विल स्टडी इन डिटेल द वेरियस मैकेनिज्म्स थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये हम लोग जब लेजिस्लेचर का जो अगला चैप्टर है उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। फिलहाल क्या याद रखने वाली बात वो ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इज दैट द एग्जीक्यूटिव इज रूटीनली अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द लेजिस्लेचर। ये तो मैंने बात आपको पहले भी बताई है कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव इज द सबसेट ऑफ द लेजिस्लेचर, या आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल और सुपरविजन किसका रहता है, लेजिस्लेचर का, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझने की है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि कोई एक मेंबर या आप कह सकते हैं कोई एक मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, ठीक है। यही चीज यहां पर लिखी गई है, दिस प्रोविजन मीन्स दैट अ मिनिस्ट्री विच लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन, ठीक है। अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऐसी है जो लोकसभा का विश्वास खो चुकी है, जिसको आपने कभी कभी न्यूज में सुना होगा विश्वास मत हासिल करना, ठीक है। अगर विश्वास मत कोई सरकार खो देती है, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर लोकसभा में विश्वास मत खो देती है, तो उसको फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, उसको रिजाइन करना पड़ेगा। द प्रिंसिपल इंडिकेट्स दैट द मिनिस्ट्री इज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट कलेक्टिवली गवर्न्स ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। कि जो मिनिस्ट्री है वो क्या है, वो पार्लियामेंट की एक एग्जीक्यूटिव कमिटी है, ठीक है, और वो एग्जीक्यूटिव के बिहाफ में ही कलेक्टिवली काम कर रही है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट की जो सॉलिडेरिटी है, मतलब जो एक साथ रह के काम करने वाली बात है वो, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इवन अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अगर किसी भी एक मिनिस्टर के खिलाफ भी अगर नो कॉन्फिडेंस या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, और वो अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो उससे पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट इफ अ मिनिस्टर डज नॉट एग्री विद अ पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, अगर कोई भी मिनिस्टर ऐसा है जो कैबिनेट के किसी भी फैसले या किसी भी पॉलिसी किसी भी नीति से अगर एग्री नहीं करता है,
लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, ही और शी मस्ट आइदर एक्सेप्ट द डिसीजन और रिजाइन, या तो वो डिसीजन के साथ एग्री करे या फिर वो रिजाइन दे दे, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो किसी दूसरे डिसीजन के साथ नहीं जा सकता। यही बात है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, ठीक है। इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स टू परस्यू और एग्री टू द पॉलिसी फॉर विच देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये हर मिनिस्टर्स के ऊपर बाइंडिंग है, यानी कि हर मिनिस्टर्स इस बात को लेकर बाध्य है कि वो कोई भी ऐसी पॉलिसी या कोई भी ऐसा डिसीजन जो है उसको एग्री करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके लिए वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। अदरवाइज उसके पास रिजाइन करने के अलावा कोई और ऑप्शन फिर नहीं है, ठीक है। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज अ प्री एमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट। प्री एमिनेंट का मतलब होता है, अगर आप इसका हिंदी में मीनिंग जानेंगे तो दैट इज पूर्व प्रतिष्ठित, यानी कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। द काउंसिल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द ओथ ऑफ ऑफिस। यही चीज मैंने आपको बताई कि पहले क्या है कि जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी उसके लीडर को राष्ट्रपति द्वारा पहले प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बन गए हैं वो फिर अपने मिनिस्टर्स को चुनेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन होंगे वो डिसाइड करेंगे, तो इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाद में बनती है, पहले प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑफिस की अपने जो पद है उसकी शपथ लेते हैं, ठीक। द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट द डिमाइज, डिसमिसल और रेजिग्नेशन ऑफ अ मिनिस्टर ओनली क्रिएट्स अ मिनिस्टीरियल वैकेंसी। तो आप ये जो है एक तरीके से आप इनके जो ऑफिस है, जो इनका पद है, उनके बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की आप इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की या तो अगर डेथ हो जाती है मतलब ड्यूरिंग द ऑफिस, या फिर वो रिजाइन कर देते हैं, तो पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो अपने आप जो है डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई मंत्री, मान लीजिए किसी मंत्री का अगर डिमाइस हो जाता है, डिमाइस मतलब डेथ हो जाती है, या वो डिसमिस कर दिए जाते हैं या वो रिजाइन कर देते हैं, तो सिर्फ एक मिनिस्ट्रियल वैकेंसी खाली होती है, ठीक है। सिर्फ उन्हीं का जो पद है वही खाली होगा, पूरे के पूरे मिनिस्ट्री को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन नहीं करना पड़ेगा या वो डिसॉल्व नहीं होगा। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द वन हैंड एंड द प्रेसिडेंट एज वेल एज द पार्लियामेंट ऑन द अदर। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में एक लिंक के तौर पर काम करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को ये सारी बातें जो है बताते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज चल रही हैं, क्या क्या काम चल रहे हैं, ये सब कुछ, ठीक। इट इज दिस रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विच लेड पंडित नेहरू टू डिस्क्राइब हिम एज द लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसको लेकर प्राइम मिनिस्टर ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर के इसी रोल को लेकर जो पंडित नेहरू थे उस समय उन्होंने क्या बोला था कि ये एक लिंच पिन है गवर्नमेंट के। लिंच पिन मतलब बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने एक कार्ट देखा होगा, कार्ट का व्हील देखा है आप लोगों ने, ठीक है। उसमें क्या होता है कि यहां पर बीच में एक ऐसे करके एक लकड़ी सी लगी होती है, गोल सी, और उस लकड़ी के आगे से आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके की पिन सी लगी रहती है। अगर मैं आप उसका साइड व्यू दिखाऊं तो यहां पर जो ऐसे करके लकड़ी लगी रहती है, इस लकड़ी में एक इस तरीके से पिन लगी होती है जिससे ये लकड़ी जो है, मतलब ये जो व्हील है इससे बाहर ना निकले, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बैलेंस बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उनका भी यही काम है। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट नहीं चल सकती। It is also the constitutional obligation of the Prime Minister to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposal for legislation। वही मैं बात बता रहा हूं कि जो भी Council of Ministers द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं वो राष्ट्रपति तक सारे के सारे फैसले पहुंचाना, वो सारी की सारी बात पहुंचाना, ये भी किसकी जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। The Prime Minister is involved in all crucial decisions of the government and decides on the policies of the government, ठीक है। कि जितने भी अहम फैसले होते हैं सरकार के, जो भी पॉलिसीज वगैरह डिसाइड करनी होती है वो भी कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। Thus the power wielded by the Prime Minister flows from various sources: control over the Council of Ministers, leadership of the Lok Sabha, command over the bureaucratic machine, access to media, projection of personalities during elections, projection as national leader during international summitry as well as foreign visits। तो प्रधानमंत्री के पास आप कह सकते हैं कि ये सारी की सारी पावर्स है। एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल है, वो लोकसभा के लीडर भी हैं, उनको जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आप सिविल सर्वेंट्स वगैरह है, उनका भी एक तरीके से कमांड रहती है उनके पास। मीडिया का पास उनका एक्सेस रहता है, जो इलेक्शंस के दौरान जो पर्सनैलिटीज का प्रोजेक्शन है वो भी वही करते हैं, ठीक है। एंड ही इज प्रोजेक्टेड एज अ नेशनल लीडर ड्यूरिंग एनी इंटरनेशनल समिट या फिर फॉरेन विजिट के दौरान, ठीक। ये इनके सारे के सारे रोल हो गए।
However, the power which the Prime Minister wields and actually puts into use depends upon the prevailing political conditions. वो इस बात पर निर्भर करता है कि political conditions किस प्रकार की हैं. The position of the Prime Minister and Council of Ministers has been unassailable whenever a single political party has secured majority in the Lok Sabha. यानी कि ये बात की जा रही है जब किसी पार्टी के पास अगर क्लियर मेजोरिटी है तब तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पोजीशन है, वो अनअसेलेबल है, जिसको बोला जाता है अभेद्य है. मतलब इनके बराबर जो पावर है वो किसी के पास नहीं होगी अगर क्लियर मेजोरिटी की सरकार है तो. ठीक, लेकिन जब कोलिजन गवर्नमेंट होगी तब ऐसा नहीं है. ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया किस तरीके से प्रॉब्लम्स वगैरह है कि आपको लोगों को मना के रखना पड़ेगा. ठीक है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स यहां पर आएंगी. और 1989 के बाद वी हैव विटनेस्ड मैनी कोलिजन गवर्नमेंट्स इन इंडिया. ठीक है, मैनी ऑफ दीज गवर्नमेंट्स could not remain in power for full term of the लोकसभा. इसीलिए 1989 से लेकर 1998 के बीच में जो है वो 4 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं. ठीक है, वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि ये पूरे टाइम तक के लिए जो है लोकसभा नहीं चला पाए. They were either removed or they resigned due to loss of support of the majority. या तो उनको हटा दिया गया या फिर क्या हुआ कि उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया क्योंकि उनके पास मेजोरिटी का सपोर्ट जो था वो खत्म हो गया था. यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार माइनॉरिटी में आ गई थी या अल्पमत में आ गई थी. ठीक, दीज डेवलपमेंट्स हैव अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव. और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की वर्किंग है उस पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है. पहली चीज क्या हुई है, इन द फर्स्ट प्लेस दीज डेवलपमेंट्स हैव रिजल्टेड इन द ग्रोइंग डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स. ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर क्लियर मेजोरिटी की सरकार नहीं है तो ये वाली जो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि किस लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाए, ये बढ़ जाती है. ठीक, दूसरी बात क्या है कि द कोलिजनल नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन दिस पीरियड हैज नेसेसिटेटेड मच मोर कंसल्टेशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टनर्स लीडिंग टू इरोजन ऑफ प्राइम मिनिस्टेरियल अथॉरिटी. अब इसमें क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी जो है वो थोड़ा सा आप एक तरीके से कह सकते हैं कम हो जाएगी. जैसे हमने वैसे देखा अगर क्लियर मेजोरिटी की गवर्नमेंट है तब तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की पावर बहुत ज्यादा है. लेकिन जब इस तरह कोलिजन गवर्नमेंट बनेगी तो वहां पर क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की पावर थोड़ा सा कम हो जाएगी. अब कैसे कम हो जाएगी उसको हम थोड़ा सा यहां पर देखेंगे, अभी लिखा गया है वो भी. थर्डली, इट हैज ऑल्सो ब्रॉट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरियस प्रीरोगेटिव्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लाइक चूजिंग द मिनिस्टर्स एंड डिसाइडिंग देयर रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज. फिर वही बात है कि अगर मान लीजिए कोलिजन की गवर्नमेंट है तो प्राइम मिनिस्टर का जो पूरी की पूरी एक तरीके से आप कह सकते हैं जो पावर है, ठीक है, कि वो किसी को भी मिनिस्टर चूज कर सकते हैं, वो किसी को भी पोर्टफोलियो रैंक वगैरह दे सकते हैं, तो वो भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा. Fourthly, even the policies and programs of the government cannot be decided by the prime minister alone. ठीक है, कि सरकार की जो भी नीतियां हैं, जो भी कार्यक्रम वगैरह है, जो भी प्रोग्राम वगैरह है, उसको भी प्राइम मिनिस्टर खुद से डिसाइड नहीं कर सकते. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अलग अलग विचारधारा की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, वो एक साथ आएंगे जब कोलिजन होगा तब. ठीक है, या तो वो एज अ प्री पोल यानी कि वो चुनाव से पहले ही साथ आ सकते हैं. जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं कि मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, वो ये पहले से ही घोषणा कर देती हैं, उनका प्री पोल अलायंस हो जाता है. ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं कि पार्टीज पहले तो अलग अलग चुनाव लड़ती हैं लेकिन बाद में जब पता लगता है कि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है तो फिर वो साथ आके सरकार बनाती है. ठीक है, तो इस दोनों ही तरीके की चीजों में क्या होता है कि पार्टीज अलग अलग है तो उनकी विचारधारा आइडियोलॉजीज भी अलग अलग होती हैं. ठीक है, तो पॉलिसीज आर फ्रेम्ड आफ्टर लॉट ऑफ नेगोशिएशंस एंड कॉम्प्रोमाइजेस अमंग द अलाइज. अब क्या है कि जितने भी अलाइज हैं, मतलब जितने भी जो गठबंधन की सरकार में अलग अलग पार्टीज हैं, तो जो भी अलग अलग अलाइज हैं उनका क्या होगा कि जब भी वो कोई पॉलिसी बनाएंगे तो वो आपस में उनमें काफी नेगोशिएशंस, काफी कॉम्प्रोमाइज वगैरह होंगे. तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस में क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर हैज टू एक्ट मोर एज अ नेगोशिएटर देन एज अ लीडर ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो इस केस में प्राइम मिनिस्टर को एक नेगोशिएटर की तरह काम करना पड़ेगा और वो एक लीडर ऑफ द गवर्नमेंट की तरह के तौर पर काम जो है थोड़ा कम कर सकते हैं. अगर पूर्ण बहुमत की सरकार है तब तो उनके पास पूरी पावर है, वो जिस तरीके से चाहे काम कर सकते हैं, जो भी फैसले लेना चाहे ले सकते हैं, जो भी पॉलिसीज, जो भी प्रोग्राम्स स्टार्ट करना चाहे वो कर सकते हैं. लेकिन कोलिजन की अगर गवर्नमेंट, अगर इस तरीके से अलायंस की गवर्नमेंट बनती है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम जो है फिर आती है. ठीक है, स्टेट लेवल पर भी वही चीज है. द सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट दो विद सम वेरिएशन. थोड़ा सा वेरिएशन वहां पर है. पहला वेरिएशन तो क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट देयर इज अ गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट जो है एक गवर्नर यानी कि राज्यपाल को नियुक्त करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पर. ठीक है, दो द चीफ मिनिस्टर लाइक द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द असेंबली, द गवर्नर हैज मोर डिस्क्रिशनरी पावर्स. लेकिन वहां पर क्या है
कि राज्य की अगर हम बात करते हैं तो राज्य में गवर्नर जो है वो ज्यादा पावरफुल है, चीफ मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल एज सच नहीं है। ठीक है, मतलब अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर्स के तौर पर भी बात करें तब, हालांकि चीफ मिनिस्टर जो है वो हाउस के या फिर असेंबली के आप कह सकते हैं कि मेजोरिटी तो उनके पास है, वो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी तो है, लेकिन गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स ज्यादा है। ठीक है, हाउएवर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑपरेट एट द स्टेट लेवल टू, लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इसी तरीके से जैसे केंद्र में काम करती है, पार्लियामेंट में काम करती है, उसी तरीके से स्टेट में भी वो काम करती है। ठीक है, चलिए तो आज इसको इतना ही रखते हैं। इसका जो एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है दैट इज योर परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में, उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, उसको ज्वाइन करके वहां पर आप पूछ सकते हैं। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे, नोट्स भी आपको वहां पर मिल रहे हैं और क्विजेस भी बहुत जल्द वहां पर अपडेट कर दिए जाएंगे। वीडियोस के थ्रू आप लोग कंसेप्ट सीख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं। कोर्स खरीदने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो वो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके रिजॉल्व कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ये नंबर है दैट इज 9498086380। बाकी आप हमसे कोई भी बात शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।